कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया भर में जो उथल पुथल हो रही है, जो देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, वो असल में एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प सिद्धांत की परतें खोलने वाले हैं, जो ये कहता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की तरह है। और ये जो लाइन है यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है, इसका बेस है। मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये बड़ी बड़ी शक्तियों की सोची समझी चालें हों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगा कि अमेरिका की वापसी एक हार है ना? लेकिन क्या हो अगर ये एक हार नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी, जिसका असली मकसद था एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा शून्य पैदा करना जो पूरे के पूरे रीजन को अस्थिर कर दे। फिर आता है श्रीलंका। वहां क्या हुआ? एक भयानक आर्थिक संकट, और उसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई, सरकार गिर गई। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ खराब गवर्नेंस का नतीजा था, या फिर बाहरी ताकतों ने इस संकट का फायदा उठाया और अपने मतलब की सरकार बनाने का पूरा माहौल तैयार कर दिया? और फिर बांग्लादेश में भी कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। वहां एक ऐसी सरकार थी जिसके भारत के साथ काफी करीबी रिश्ते थे, और उसे अचानक अप्रत्याशित तरीके से सत्ता से हटा दिया गया। तो ये सिद्धांत कहता है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब जो हो रहा है ये अलग अलग देशों के अपने अंदरूनी संकट हैं, या फिर हम सच में एक ग्लोबल चेस गेम की शुरुआती चालें देख रहे हैं? चलिए जरा और गहराई से जांच करते हैं इन मोहरों की, और देखते हैं कि कोई पैटर्न सच में है भी या नहीं। तो इस थियरी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन मोहरों को देखना होगा, मतलब वो देश जो इस खेल के बीच में फंसे वैसे लगते हैं। क्या वाकई कोई ऐसी कड़ी है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? ये थ्योरी सबसे पहले इशारा करती है दक्षिण एशिया की तरफ। इसके मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में बाहरी शक्तियों ने क्या किया, उन्होंने वहां के अंदरूनी असंतोष को हवा दी। जो छोटी मोटी नाराजगी थी उसे पकड़कर एक बड़े विद्रोह में बदल दिया। और देखिए, ये खेल सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर देश के हिसाब से रणनीति बदल जाती है। जैसे नेपाल में ये लड़ाई लड़ी गई आर्थिक तरीके से, जिसे कहते हैं चेक बुक डिप्लोमेसी। इसका एक उदाहरण है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी प्रोजेक्ट। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में तरीका ज्यादा सीधा है। वहां सत्ता बदलने के लिए खुला राजनीतिक दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चालें एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं, तो सवाल ये है कि पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कौन है? वो कौन सी थ्योरी है जो इन सारी घटनाओं को एक धागे में पिरोती है? इसे कहा जाता है हस्तक्षेप का सिद्धांत या इंटरवेंशन थ्योरी। और देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, ये असल में कोल्ड वॉर के जमाने की एक पुरानी रणनीति का, कह सकते हैं, मॉडर्न वर्जन है। फंडा सिंपल है, उन देशों में सरकार बदल दो जो आपके हितों के खिलाफ जा रहे हों। हाँ, पर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी ये नहीं कहती कि इन देशों में अपनी कोई असली समस्याएं थी ही नहीं, बिल्कुल थीं। बल्कि इसका तर्क ये है कि बाहरी शक्तियों ने इन समस्याओं को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल किया और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और यहीं पर यह थ्योरी एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ लेती है। इसके मुताबिक ये जो सारे क्षेत्रीय संघर्ष हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब तो एक बहुत बड़े खेल की सिर्फ तैयारी है। और उस खेल का असली निशाना, असली लक्ष्य क्या है? एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के उदय को रोकना। तो ये सिद्धांत कहता है कि भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक आज़ादी हो, इससे जो दुनिया की स्थापित शक्तियां हैं वो अपने दबदबे के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देखती हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे भारत की अंदरूनी नीतियों को ग्लोबल स्टेज पर एक बिल्कुल अलग कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे कि सीएए, जो असल में शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए था, उसे दुनिया भर में मुस्लिम विरोधी कानून की तरह दिखाया गया। या फिर किसान आंदोलन, जो कृषि सुधारों को लेकर था, उसे सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह की तरह पेश किया गया। और मकसद था भारत के अंदर ही अस्थिरता का माहौल पैदा करना। तो सवाल उठता है कि अगर भारत वाकई इन ग्लोबल दबावों का सामना कर रहा है, तो वो अपनी रक्षा कैसे कर रहा है? खैर, इस थ्योरी के मुताबिक भारत सिर्फ चुपचाप बैठा नहीं देख रहा है, वो अपना खुद का एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। और ये कोई एक तरफा रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी है। मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। पहला, आर्थिक मोर्चा।
डॉलर पर निर्भरता कम करना। दूसरा, कानूनी मोर्चा, FCRA जैसे कानूनों को सख्त करना ताकि बाहर से आने वाले ऐसे पैसे पर रोक लगे जो अस्थिरता फैला सकता है। तीसरा, नैरेटिव या डिजिटल मोर्चा, सोशल मीडिया और फॉरेन मीडिया पर गलत सूचनाओं से लड़ना। और चौथा, सांस्कृतिक मोर्चा, अपनी विरासत पर गर्व और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे। और इन सभी रणनीतियों का, चाहे वो आर्थिक हो, कानूनी हो या सांस्कृतिक, इन सबका एक ही आखिरी लक्ष्य है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना। मतलब एक ऐसी आज़ादी जहां भारत अपने फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित को देखकर ले सके, बिना किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दबाव में आए। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो इस पूरी थ्योरी के केंद्र में है। क्या इन सब घटनाओं के पीछे सच में कोई एक मास्टरमाइंड है जो शतरंज की बिसात पर मोहरे चल रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक बदलती हुई दुनिया का नतीजा है जिसमें उथल-पुथल होना लाजमी है? ये सिद्धांत यकीनन एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करता है, पर आखिर में इस पर कितना यकीन करना है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा।